ढूंढ के बताएं जवाब, और बोलना नहीं है जवाब, सिर्फ आपको अपनी कॉपी में टिक कर लेना है। लायबिलिटी बढ़ने पर लायबिलिटी अकाउंट को क्या करते हैं? ये ऑप्शन आपके पास डेबिट, क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ने पर लायबिलिटी अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट या क्रेडिट में से जो मन करे वो कर सकते हैं, या डेबिट क्रेडिट दोनों करना पड़ता है? हाँ जी, ए के साथ कितने लोग हैं? ए, बी, ठीक, ये जवाब है। लायबिलिटी बढ़ने पे लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होता है। हेडिंग डालें, सहायक बहियां सब्सिडरी बुक्स। सहायक बहियां सब्सिडरी बुक्स। लिखिए पहला पॉइंट, जर्नल के उप विभाजन पर बनने वाली बहियां बुक्स। उपविभाजन सब डिवीजन, उपविभाजन सब डिवीजन, जर्नल के उप विभाजन पर बनने वाली बहियां। लेन देनों की संख्या अधिक होने पर इनको बनाया जाता है। यदि किसी व्यापार में लेन देनों की संख्या अधिक हो तो हम सहायक बहियों का निर्माण करते हैं। यदि लेन देनों की संख्या कम है तो सारा रिकॉर्ड जर्नल में, लेन देनों की संख्या अधिक है तो जर्नल के स्थान पर सब्सिडरी बुक्स। तीसरा लिखिए, इन्हें दैनिक बही, प्रधान लेखा पुस्तक, प्रारंभिक लेखा पुस्तक, बी कहते हैं। इनका निर्माण प्रमाणक से किया जाता है, अतः प्रमाणक इनके
लेखों का आधार अनिवार्य है। प्रमाणक को हम इंग्लिश में वाउचर कहते हैं। वाउचर का मतलब किसी भी लेन देन को दर्ज करने का एक सबूत, किसी भी लेन देन को दर्ज करने का एक सबूत या आधार क्या कहलाता है? प्रमाणक। इंग्लिश में हम इसे वाउचर कहते हैं। देखिए पहले पॉइंट पर मैंने लिखा है जर्नल के उप विभाजन पर बनने वाली बहियां। इट मीन्स अगर हम जर्नल को सब डिवाइड कर दें छोटी छोटी बुक्स में, मान लीजिए आपका व्यापार है जिसमें डेली बेसिस पर 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब एक अकाउंटेंट के लिए 100 ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना कोई भारी काम नहीं है, तो एक कॉपी बनाएगा और सारे रिकॉर्ड उसमें दर्ज कर लेगा। इसके लिए हम सिर्फ एक कॉपी बना रहे हैं, कॉपी का नाम जर्नल। लेकिन मान लीजिए व्यापार में लेन देनों की संख्या बढ़ रही है, 100 की जगह लेन देनों की संख्या हो गई 2000 पर डे। अब 2000 लेन देनों को दर्ज करने का काम यदि एक ही अकाउंटेंट को दे दिया जाए, वही सारे रिकॉर्ड एक ही जगह पर बनाता जा रहा है, एक जर्नल बना के रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इससे दो समस्याएं होती हैं। पहला, एक अकाउंटेंट का काम ओवरबर्डन होने लगता है, उसके पास काम बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरा, जब एक ही कॉपी में आप सारा रिकॉर्ड बनाओगे तो कॉपी का साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, तो उस कॉपी को मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल पड़ता है। तो जब भी किसी व्यापार में लेन देनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हो, तो जर्नल में किए जाने वाले काम को छोटी छोटी बुक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, काम का विभाजन कर दिया जाता है। और इस विभाजन पर बनने वाली बुक्स को क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक्स। आप यूं कह सकते हैं कि एक घर में एक वर्कर है, वही सारे काम देख रहा है, वही खाना बना रहा है, वही गाड़ियां साफ कर रहा है, वही कपड़े धो रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। अच्छा, शुरू में जब वो रहा तो 2 ही लोग थे, धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा। अब परिवार बढ़ने के साथ साथ उसका काम भी तो बढ़ेगा। अब अगर आप एक ही वर्कर से सारे काम कराते जाओगे तो वो तो ओवरबर्डन होगा। अब ओवरबर्डन होगा तो वो अपने किसी भी काम को ढंग से पूरा नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि वो अपना काम ढंग से करे, आप चाहते हैं कि सारा काम सिस्टमैटिक हो, तो आपने उसको काम को क्या किया? डिवाइड कर दिया, और वर्कर हायर कर लिए और लोगों को काम देना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई? जब आप सभी लेन देनों को एक ही बुक में रिकॉर्ड करते जाओगे तो उस रिकॉर्ड का साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब उस एक ही रिकॉर्ड को मैनेज करना, उसमें से चीजों को देखना समझना मुश्किल पड़ता है, तो आप उसके काम को बांट दो। क्या बन जाएगी? सहायक बहियां। दूसरे पॉइंट पे मैंने लिखा है, नॉर्मली इसको हम कब यूज कर रहे होते हैं? जब लेन देनों की संख्या अधिक रहे। इसे हम डेली बुक, ओरिजिनल एंट्री बुक, प्राइमरी रिकॉर्ड बुक भी कहते हैं। इनका निर्माण किसके आधार पे होता है? प्रमाणक, वाउचर। इसलिए वाउचर इनका आधार है जिन्हें होना अनिवार्य है। बिना प्रमाणक के हम किसी भी लेन देन को दर्ज नहीं कर सकते। देखिए अगला पॉइंट, लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन चक्र में इन्हें अभिलेखन को इंग्लिश में रिकॉर्डिंग कहते हैं। अभिलेखन में शामिल किया जाता है, जो कि पुस्तपालन का भाग है। ये एक सवाल बनता है अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल से। अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल पूछा जाता है कि लेखांकन चक्र में सहायक बहियों का निर्माण किसके अंतर्गत आता है? तो जवाब देंगे पुस्तपालन के अंतर्गत। और इस काम को क्या कहते हैं? तो बोला जाएगा अभिलेखन, रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, लेखांकन चक्र में सब्सिडरी बुक्स किसके अंतर्गत आता है? पुस्तपालन। इस काम को क्या कहते हैं? अभिलेखन। अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग, पुस्तपालन मतलब बुक कीपिंग। ठीक है, लिखिए अगला, सहायक बहियों के
प्रकार। कितने प्रकार की होती है सहायक बहियां? सहायक बहियां होती हैं 8 प्रकार की। मतलब अगर हम जर्नल को सब डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? 8। सहायक बहियां कितने प्रकार की होगी? 8। पहली बुक का नाम है क्रय बही, परचेज बुक। दूसरी है विक्रय बही, सेल्स बुक। तीसरी है क्रय वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक। चौथी है विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट है रोकड़ बही, कैश बुक। अगली है प्राप्य बिल बही, BR बुक बोलते हैं इसको, बिल्स रिसीवेबल बुक। देय बिल बही, इसको बिल्स पेएबल बुक बोलते हैं। और आखिरी होगी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो इनको लेकर बनेगा कि कौन सी बुक किससे संबंधित है, कौन सी बुक में किस प्रकार का लेखा किया जाता है। तो वो भी बड़ी छोटी छोटी सी चीजें समझ लेंगे आप। इनमें से प्राप्य बिल बही व देय बिल बही को छोड़कर अन्य मुख्य हैं। इनमें से मेन कौन कौन सी है? आप BR बुक को छोड़ दो और BP बुक को छोड़ दो। इन दोनों को छोड़कर बाकी की जो 6 बुक्स हैं उनको हम मेन कहते हैं। टोटलिटी में 8 हैं, लेकिन मेन काम में कितनी आती हैं? 6। जो 2 हैं BR बुक और BP बुक, उनको कम इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से प्राप्य बिल बही व देय बिल बही को छोड़कर अन्य मुख्य हैं। हाँ जी, लिख लिया। एक बार फटाफट से हम रिपीट करेंगे बातों को। जर्नल के उपविभाजन को क्या कहते हैं? सहायक बही। इनको बनाने की आवश्यकता कब होती है? जब लेन देनों की संख्या अधिक हो। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? डेली बुक, ओरिजिनल एंट्री बुक या प्राइमरी बुक्स। इनको किनके आधार पर बनाया जाता है? प्रमाणक। किसी भी लेन देन के लिए प्रमाणक का होना अनिवार्य है। इनका आधार कौन है? प्रमाणक। लेखांकन चक्र में इसे कहाँ शामिल करते हैं? पुस्तपालन अभिलेखन में। कहाँ शामिल करते हैं? पुस्तपालन अभिलेखन, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग। इन्हें कितने भागों में बांटा गया? 8। मुख्य कितने हैं? 6। कौन कौन सी बुक्स हैं? क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, रोकड़ बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही और जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर। इनमें से मुख्य कितनी है? 6। 6 कौन कौन सी? प्राप्य बिल बही और देय बिल बही को छोड़ करके अन्य।
बताइए, यहां तक की बात समझ में आती है? लिखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। इनके बाद खाता बही का निर्माण किया जाता है। इनके बाद खाता बही, जिसे आप लेजर भी कहते हैं, का निर्माण किया जाता है। इनके बाद खाता बही का निर्माण किया जाता है। हाँ जी, एक सवाल देखें। सहायक बही किसके स्थान पर बनाई जाती है? सहायक बही किसके स्थान पर बनाई जाती है? सब्सिडरी बुक हम किसकी जगह बनाते हैं? पहला ऑप्शन है जर्नल, दूसरा ऑप्शन है लेजर, तीसरा ऑप्शन होगा अंतिम खाते, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। किसे चुनेंगे आप? किसके स्थान पर बनती है? जर्नल। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस वे में बनाऊं, सहायक बही के आधार पर किसका निर्माण किया जाता है? सब्सिडरी बुक को यूज करके हम किसको बनाते हैं? सहायक बही को इस्तेमाल करके हम किसका निर्माण करते हैं? तो किसे चुनेंगे आप? खाता बही के आधार पर कौन बनता है? लेजर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम पूछते हैं कि सहायक बही किसको रिप्लेस कर रही है, किसकी जगह पर बन रही है, तो जवाब जर्नल है। और सहायक बही के बाद किसका निर्माण किया जाता है, प्रोसीजर में उसके बाद कौन आता है, तो जवाब देंगे लेजर। सवालों में अंतर है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। सहायक बही कभी भी लेजर को रिप्लेस नहीं करती है। अगर आप सब्सिडरी बुक्स बना रहे हो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेजर तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आपने सहायक बहियों का निर्माण किया है तो फिर आपको जर्नल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जर्नल में और सब्सिडरी बुक में ऑप्शन है, या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक। लेजर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेजर बनाना कंपलसरी है। यहां तक की बातें समझ में आती हैं? आगे बढ़ा दूं? ठीक है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा इनके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, कि एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा कैसा बनेगा और आप जवाब कैसे देते हैं। एक सवाल लिखें। प्रैक्टिकल इसका कोई मुश्किल नहीं बनता है, बहुत सिंपल सा बनता है, थोड़ी सी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। लिखिए, उधार में माल क्रय किया, उधार में माल क्रय किया, रुपए 5 लाख। किस सहायक बही में लेखा किया जाएगा? उधार में माल क्रय किया, किस सहायक बही में लेखा किया जाएगा? अगर आप क्रेडिट में गुड्स बाय कर रहे हैं तो आप कौन सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? पहला ऑप्शन है क्रय बही, सेकंड ऑप्शन है विक्रय बही, थर्ड ऑप्शन है जर्नल प्रॉपर,
और चौथा ऑप्शन है रोकड़ बही। उधार में माल क्रय किया, क्रेडिट में आपने गुड्स बाय किए हैं, कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा? ठीक है, 4 ऑप्शन है, चूज करें। पहले आप अपना देखें कि अगर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा तो तुक्का सेट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। मान लो आपको नहीं पढ़ाता मैं और एग्जाम में क्वेश्चन लग गया, तो आपका तुक्का कितना ठीक होगा देख लेते हैं। वैसे तुक्के किस किस के सेट होते हैं, आप में है कोई ऐसा जिसके तुक्के लग जाते हो? अभी रिसेंट फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में मैंने भी अप्लाई किया था। अब उसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर जीके का पार्ट, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है। फर्स्ट पेपर देने गया था मैं, उसमें 100 क्वेश्चन थे, पढ़ के कुछ गए नहीं थे, तुक्का लगा के आए थे। कितने सही होंगे विचार करके देखें आप। 100 क्वेश्चन किए मैंने तुक्के से, सारे करके आया हूं। कितने ठीक होने चाहिए? कितने? 10। और उसमें भी माइनस में मार्किंग चली गई थी। तो फर्स्ट पेपर नहीं आता, सेकंड पेपर आता है, लेकिन जब फर्स्ट पेपर के आंसर की चेक करी, पता लग गया भाई, वो तो होता है ना आजकल रिव्यूज आ जाते हैं कि क्या आंसर था क्या आंसर था, तो पता लग ही जाता है। तो आते उसका फीडबैक चेक किया कि भाई कितने ठीक करके आए, तो तुक्कों में से खाली 10 क्वेश्चन सही थे, बाकी नेगेटिव मार्किंग चली गई। तो मैं सेकंड पेपर देने गया ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि मेरे तुक्के काम नहीं करते। अब आपके तुक्के कितने काम करते हैं आप देख लो। भाग्य आपका साथ दे तो पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है? तो बताओ कौन सा बैठेगा? हाँ जी, क्रय बही के साथ कितने लोग हैं? क्रय बही। जर्नल प्रॉपर कोई है? रोकड़ बही। चलिए, इसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है, क्रय बही। देखिए, इसका जवाब ढूंढने का आपके लिए जो तरीका रहा होगा, क्रय से क्रय मिला लो और आंसर लगा दो। ठीक है, ये आपने सोचा होगा कि भाई जिसको आंसर नहीं आता वो तुक्का कैसे लगाता, वाला क्रय से क्रय मिल रहा है ना, और कहीं तो क्रय है ही नहीं, तो फिर यही होना चाहिए। चलिए, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा बदल देता हूं। अब की बार है उधार की जगह नगद में माल क्रय किया। अब विचार करें, पहले भी हमने माल खरीदा था, अब भी हमने माल खरीदा है, अंतर एक ही बात का किया है मैंने। पहले नगद खरीदा था, अब की बार पहले उधार खरीदा था, अब की बार नगद खरीदा है। अब बताइए कौन सा जवाब बैठना चाहिए? हाँ जी बोले, लगाइए लगाइए, तुक्का लगाइए। देखो यहां भी माल खरीदा है, पहले भी माल खरीदा था, अंतर एक ही बात का है, पहले उधार था अब नगद है। जवाब आपके पास होना चाहिए कि क्या आएगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन होगा, निश्चित तौर से अब कंफ्यूजन होगा। अब आप चुनाव कर रहे हैं क्रय बही और रोकड़ बही। अब 2 आंसर आपके माइंड में क्लिक करेंगे। पहले तो सिर्फ एक ही था, क्रय, और कुछ सोचा ही नहीं है। अब की बार 2 आंसर क्लिक होने चाहिए, क्रय बही और रोकड़ बही। हाँ जी, ए के साथ कितने लोग? ए, बी, सी, डी। डी। हाँ जी, अब की बार जवाब रोकड़ बही है। चलिए, सवाल को थोड़ा सा और बदल देता हूं। ये उधारी रखता हूं और यहां माल की जगह मैं लिख देता हूं मशीन। अब की बार आपने उधार में मशीन खरीदी है, करे विचार। अब की बार आपने उधार में मशीन खरीदी है। पहले वाले सवाल में मैंने उधार में माल खरीदवाया था, अब की बार उधार में मशीन खरीदवा रहा हूं। फर्क है क्या दोनों में? माल और मशीन दोनों एक ही बात है कि दोनों में फर्क है? बताइए, माल और मशीन एक ही चीज है कि दोनों में अंतर होना चाहिए? अंतर है। हाँ, क्या अंतर है? तो सर एक जगह आपने माल लिखा था और एक जगह आपने मशीन लिखा था, ये अंतर नहीं है। अंतर कुछ और है। माल का मतलब वह वस्तु जिसका व्यापार करते हैं, और मशीन का मतलब वो सामान जो सामान को या माल को तैयार करने में इस्तेमाल हो, है ना। माल को हम गुड्स, एक करंट असेट कहते हैं, जबकि मशीन हमारे लिए एक फिक्स असेट, एक स्थायी संपत्ति है। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। माल को क्रय किया जाता है विक्रय करने के लिए, जबकि अन्य कोई भी संपत्ति हो तो उसे क्रय किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। हम माल किसके लिए यूज कर रहे हैं? जिसको बेचने के लिए खरीदा जाए। बाकी जो भी आइटम है उनको खरीदने का उद्देश्य बेचना नहीं होता है। जैसे अब यहाँ ये इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने फर्नीचर खरीद रखा है, एलईडी लगा रखी है, बिल्डिंग इनके पास है, बोर्ड लगा रखे हैं, ये सब इन्होंने खरीदा,
तो ये सब इनकी संपत्ति है, लेकिन इन्हें खरीदने का उद्देश्य बेचना नहीं है, तो हम इनको माल नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं एक फर्नीचर व्यापारी की बात करूं, बताइए एक फर्नीचर व्यापारी के पास ये फर्नीचर था, तो उसने ये फर्नीचर क्यों रखा? अपनी दुकान में सजा के रखने को कि बेचने को? तो फर्नीचर व्यापारी के लिए ये सामान, ये फर्नीचर माल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या है? ये अन्य संपत्ति, इसको हम माल नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? माल में केवल, गुड्स में केवल उन चीजों को शामिल किया जाता है जो विक्रय करने के उद्देश्य से क्रय की जाए, बाकी के सारे आइटम अदर असेट हैं। अब आप सुने, आपके हिसाब से कौन सा ठीक बैठेगा? मेरे हिसाब से चूज कर लिया होगा आप लोगों ने। ए के साथ कितने लोग होंगे? क्रय बही, क्रय बही। बी के साथ, सी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। मतलब आप इसमें जवाब ही नहीं ढूंढ पा रहे, तो आप ये सोच रहे हैं इसको तो छोड़ आएंगे। नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, आप इसका जवाब दे के आएंगे। तरीका मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे जवाब ढूंढना है। इसका जवाब बैठेगा सी, जर्नल प्रॉपर है। तो मैंने 3 क्वेश्चन बनाए और तीनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो कोई आधार तो है ना, तो वही आधार मैं आपको लिखवा देता हूं छोटा छोटा करके, उसे याद रखेंगे, आपके जवाब आ जाएंगे। तो लिखिए एक एक करके इन सभी बुक्स का डिटेल। हाँ, हाँ जी, आप दोनों छुट्टी कैसे कर रहे थे? सुबह जल्दी कर दिया था टाइम इसलिए? बाहर गए हुए थे? क्यों? अच्छा, तो सही बात है, सही बात है। फिर तो एक क्लास के लिए तो आदमी कैसे आएगा? फिर तो घर से देख लेते होंगे आप। भाई ऑप्शन है ना अपने पास अब तो। पुराने जमाने में तो चलो आना ही पड़ता था, अब तो कितनी बढ़िया सुविधाएं हैं। हाँ, क्यों नहीं दिखेगा? नहीं नहीं, ऐसा करना नहीं है, आना है। ये आने की फीलिंग अलग होती है, यहाँ खड़े होकर को कि मैं अकेला थोड़ी बड़बड़ाता रहूंगा। वो सिर्फ ऑप्शन है। देखिए उसमें इतना ठीक है, समझ में आती है चीजें, लेकिन इंटरेक्टिव नहीं होता है सेशन। आप सामने होते हो तो बातें भी कर लेते हैं, वहां पे बातें किससे करें? वहां पे जो बैठा हुआ होता है वो सिर्फ बैठा रहता है, वो देख भी रहा है कि नहीं देख रहा पता नहीं है। आपके फेस को देख करके पता लग जाता है कि आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली फिर चीजें रिपीट भी होती हैं। लेकिन वहां बैठे हो तो फिर वहां तो एक मूवी चल रही है, चलने दो जो चल रहा है, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। हो गया? आप ये माने अगर वो क्लासेस अच्छी होगी ना, तो वो भी तभी अच्छी होगी जब यहाँ स्टूडेंट बैठा होगा। केवल रिकॉर्डिंग में आप उतना अच्छा कंटेंट नहीं दे सकते हो, उसमें फिर चीजें उतनी दी जाती है जितना लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन इंटरेक्टिव क्लासेस तभी होती है जब स्टूडेंट सामने हो, ऑफलाइन क्लास का मामला हो। लिख लिया आप लोगों ने इसे? चलिए, तो अब मैं सभी सब्सिडरी बुक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखवा देता हूं। बस उतना आप याद रखेंगे ना, तो आप आसानी से इनके आंसर ढूंढ लेंगे।